नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। देर रात संजीवनी रिजॉर्ट में छापेमारी हुई। रेव पार्टी की सूचना पर यह छापेमारी की गई, जिसमें 14 लड़कियां पकड़ी गई हैं और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके से आधा किलो चरस और विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। देर रात छापेमारी की गई एक रिजॉर्ट में और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। संजीवनी रिजॉर्ट में छापेमारी हुई है। रेव पार्टी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और 14 लड़कियों को वहां से बरामद किया गया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा मौके से आधा किलो चरस और विदेशी शराब भी बरामद की गई। तो पुलिस को रेव पार्टी की सूचना मिली थी कि संजीवनी रिजॉर्ट में रेव पार्टी चल रही है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छापेमारी की गई और वहां से 14 लड़कियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहां पर जो मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं वो कहां से लाए गए थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। और दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी है कि रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार हो गया है। देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर से संबंधित? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो संजीवनी रिजॉर्ट है ये पहले भी विवादों में रहा है। इसमें कई बार रेप पार्टियों की सूचना मिली है, जिसमें पुलिस ने पहले भी एक्शन लिया है। इस बार पुलिस को एक बार फिर सूचना मिली थी कि देर रात यहाँ पे एक रेप पार्टी चल रही है, जिसमें करीब 14 लड़कियां और 3 लड़के पुलिस ने अभी हिरासत में लिए और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरे जो संजीवनी रिजॉर्ट का मालिक है ये फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि जो लोग ये इस रिजॉर्ट में जो रेप पार्टी में आए थे वो दिल्ली हरियाणा के रहने वाले हैं, वो वहां से यहाँ पे आए थे। अब पूरे मामले में पुलिस अभी छानबीन कर रही है और जो आरोपी फरार है, यानी जो रिजॉर्ट का मालिक फरार है और कुछ जो युवक यानी कुछ लोग भी उसमें फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस अब उनको दबिश दे रही है हर जगह और उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश में लगी है। जी सत्येंद्र, एक और बात बताइए कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके बारे में क्या सूचना है, और साथ ही साथ जो मादक पदार्थ यहां से बरामद किए गए हैं, क्या आप उसकी चेन पता चल पाई है? क्या कहां से उसको लाया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, पुलिस अभी इन जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी। इसमें कुछ हरियाणा और दिल्ली के बताए जा रहे हैं ये लोग, और पुलिस अभी इनसे लगातार पूछताछ करे और इनसे जो बरामद हुआ है ये करीब आधा किलो से ज्यादा इसमें स्मैक और जो अन्य चीजें जो मिली हैं पुलिस को, पुलिस इन पूरे चीजों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरा मादक पदार्थ पुलिस कब्जे में ले लिया और इसकी पुलिस तस्दीक कर रही कि आखिर में ये मादक पदार्थ कहां से आया था। ये रेप पार्टी जो चल रही थी इसमें कौन कौन और लोग शामिल होने थे, क्योंकि ये पार्टी अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि पुलिस ने उससे पहले ही एक्शन मोड ले लिया, क्योंकि सूचना पुलिस के पास थी, जिसमें एएनटीएफ की जो टीम वहां पर जो एंटी ड्रग्स की टीम गई थी और जो ह्यूमन जो एएचयू की टीम गई थी, उन्होंने पूरा ये देर रात पूरा एक्शन लिया है। और इस पूरे मामले में जो लोग फरार हैं उनकी पुलिस तलाशी कर रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो इस रिजॉर्ट का मालिक बताया जा रहा है, उसके पीछे भी पुलिस लगी पड़ी है। जी ठीक है सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस में एक बार फिर से फूट की आहट सुनाई पड़ रही है और इससे सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह और तिलकराज बेहड़ के बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चाएं हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दोनों नेता खुद संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी से सभी पार्टी के नेता प्रभावित हैं। इस वजह से चर्चा सामने आ रही है। महेंद्र भट्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि प्रीतम सिंह और साथ ही तिलकराज बेहड़ बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से ये बात कही गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों नेता खुद ही संपर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उसके पीछे कारण यह है कि पीएम मोदी से सभी पार्टी के नेता प्रभावित हैं। हमारे संपर्क में नहीं, वो स्वयं संपर्क बना रहे हैं और हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। वैचारिक दृष्टि से आज भले ही भिन्नता हो, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व ऐसा नेतृत्व है कि विरोधी भी उस नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ गए हैं और हम अपेक्षा करेंगे भविष्य के अंदर कुछ और देखने को मिले।
तो महेंद्र भट्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोनों ही नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और इससे पहले नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। तिलक राज बेहड़ ने पार्टी में असमानता का जिक्र किया था कि कुमाऊं और गढ़वाल में बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की गई है जब संगठन का गठन किया गया, और प्रीतम सिंह की नाराजगी की खबरें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता संपर्क में हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? दोनों नेताओं की नाराजगी को लेकर क्या जानकारी है, और साथ ही साथ महेंद्र भट्ट की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उन दावों में कितना दम है? बिल्कुल अमित, ये शुरुआत हुई थी तिलक राज बेहड़ के बयान के बाद, जब उन्होंने कहा था कि उनको कई लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके बाद प्रीतम पिछले हफ्ते की अगर बात करें, आज से 3 से 4 दिन पहले की, तो सांसद अजय भट्ट ने तिलक राज बेहड़ से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद ये मायने निकाले गए कि क्या तिलक राज बेहड़ की नीति को बीजेपी भुनाना चाहती है। इसके बाद आज जब महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया कि क्या तिलक राज बेहड़ से, जिस तरह अजय भट्ट मिले हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी सांसद हैं, इधर प्रीतम सिंह भी नाराज चल रहे हैं और प्रीतम सिंह के भी बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट की बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, तो उनका कहना है कि वो नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी के संपर्क में जरूर है। हालांकि स्टेट लेवल के किसी नेता से किसी कांग्रेस नेता ने अभी संपर्क नहीं किया है, लेकिन अगर कोई आना चाहता है बीजेपी में तो सभी का बीजेपी में स्वागत है। और खुद महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अगर चर्चाएं हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। हमने जिस तरह के देखा केरल में AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी का टारगेट कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस में अगर कोई नेता नाराज है तो उसे ट्रैप किया जाए, उसे बीजेपी में शामिल करवाया जाए। लेकिन आपसे कुछ देर पहले हमने प्रीतम सिंह से पूछा कि क्या वो बीजेपी के कहीं ना कहीं संपर्क में है, तो उनका कहना है कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी के अभी मैं फिलहाल किसी संपर्क में नहीं हूं और अब जब भी रहूंगा कांग्रेस में रहूंगा। वहीं करण महाराज से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं उन पे हमें भरोसा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे अमित। लेकिन कुल मिलाकर अगले साल लोकसभा चुनाव है और ये सियासी चर्चाएं कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही हैं। देखिए, करण महारा को भरोसा है कि हमारी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे दीपांकर, लेकिन क्या करण महारा ने ये जानने और समझने और टटोलने की कोशिश की कि अगर इनके मन में नाराजगी है तो किन बातों को लेकर नाराजगी है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं? क्या उनकी तरफ से प्रयास किया गया? क्या करण महारा का ये कहना है कि जो विषय पार्टी के यहाँ पर सुलझाए जा सकते हैं प्रदेश लेवल पर, उसमें प्रदेश में बातचीत होनी चाहिए। बाकी जिसको जो बात कहनी है वो हाईकमान से भी कह सकता है। जिनकी शिकायतें हैं, खासतौर प्रीतम सिंह को लेकर उन्होंने बार बार निशाना साधा है पिछले कुछ दिनों में, और हालांकि उन्होंने नाम कभी नहीं लिया लेकिन निशाना जरूर साधा। वहीं प्रीतम सिंह का कहना है कि उनकी निष्ठा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति है, लेकिन प्रदेश में अगर कुछ गलत होगा तो वो जरूर उस पर सवाल खड़ा करेंगे। तो करण महाराज जब ये सवाल पूछा, ये माहौल बना रहा है कि प्रीतम सिंह बीजेपी की तरफ बताया जा रहा है कि प्रीतम सिंह संपर्क है, जबकि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं है कि प्रीतम सिंह कांग्रेस की तरफ बीजेपी में जाएंगे। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी नाराजगी को लेकर भी, और अगला कदम क्या होता है उसको लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर सीएम पुष्कर धामी नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी क्लब हाउस पहुंचे। सीएम धामी यहां पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। सीएम धामी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सकते हैं। नैनीताल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वो तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करोड़ों की योजनाएं होंगी जिनका शिलान्यास आज उनके हाथों होना है। इसके अलावा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है, ताकि निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जा सके, तैयारियों का फीडबैक लिया जा सके, और साथ ही साथ सीएम धामी इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक जारी है। 2 दिनों की बैठक में सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यसमिति की बैठक में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन हो रहा है। वहीं सीएम धामी ने महिला मोर्चा को बूथ लेवल तक लोगों से जोड़ने की बात भी कही। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें और अधिक शक्ति से उसको बढ़ाना है, क्योंकि हमारे सामने जहां एक मार्ग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक योजनाओं से प्रशस्त हुआ है, लोगों का एक भाव भी बना है, उसके बावजूद चुनौतियां भी हैं। और उन चुनौतियों को समय समय पर आप सब लोगों ने, कई बार होता नहीं कि वो घर में जाले लग जाते हैं, काला लग जाता है, गंदगी आ जाती है, तो उसको झाड़ू चला के बार बार साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही थोड़ा बीच बीच में कुछ जाले झाले आते रहते हैं, उसको साफ करने का काम भी
हमारी मातृशक्ति का है। देहरादून में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल हुई। देश के सभी राज्यों के साथ उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोनेशन हॉस्पिटल पहुंचकर जायजा लिया। बता दें कि राज्य में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और रविवार को कोविड के 30 नए केस सामने आए। वहीं राज्य में कोविड के कुल 81 एक्टिव केस हो गए हैं और केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई। मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने राज्य में दो चीज़ों पे पूरा फोकस किया हुआ। एक तो हमारी जांचें बढ़ाई जाए पूरे प्रदेश में। दूसरा हमने कहा है कि वह जो वैक्सीन जिन पे नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगाना जो है अनिवार्य है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी आ रही है और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में अभी स्थितियाँ बहुत सामान्य है, लेकिन फिर भी हमको जो है सतर्कता भी बरतनी है। बागेश्वर के सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से हड़कंप मच गया। ये तीनों शावक गांव के खंडहर हुए पुराने घर में मिले हैं। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। वहीं सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक ट्रैप कैमरा वहां पर लगाया गया। वन विभाग के बैजनाथ रेंजर ने बताया कि 2 शावकों को गुलदार वहां से ले गया और एक शावक को भी गुलदार शिफ्ट कर देगा। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं लैंड जिहाद पर धामी सरकार सख्त है। कई अवैध अतिक्रमण को सरकार के आदेश पर चिन्हित भी किया गया, जिस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं धामी सरकार के लैंड जिहाद पर सख्त रुख की संतों ने तारीफ की है। संतों ने लैंड जिहाद के खिलाफ लब जिहाद जैसा अभियान चलाने की मांग की। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में मुस्लिम आबादी बढ़कर 34% हो गई है। वहीं ऊधम सिंह नगर में 32%, तो नैनीताल और देहरादून जिले में 30-30% तक मुस्लिम आबादी हो गई है, जो हाल के सालों में तेजी से बढ़ी है। हिंदू धर्मगुरु इससे डेमोग्राफिक चेंज का खतरा जता रहे हैं। पूरे देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है वो तो पूरे देश में ही है। किसी भी देश के लिए वहाँ की परंपराएं, वहाँ का मूल निवासी, वहाँ के व्रत पर्व, वहाँ की धर्म दर्शन संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री की तत्परता अत्यंत प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सरकार से सीख लेकर के भारत सरकार को और हिंदुस्तान की सभी प्रदेशों की सरकारों को उत्तराखंड सरकार के पद चिन्हों पर चल करके जैसे लव जिहाद के खिलाफ में आंदोलन खड़ा किया था, ऐसे लैंड जिहाद के खिलाफ में भी एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मसूरी में 11 से 13 अप्रैल तक मिलेट्स पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों से 50 से 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन में मिलेट्स के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में भी मिलेट उपज की खरीद स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ही की जा रही है। और ऋषिकेश में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। दरअसल वीकेंड पर ऋषिकेश में जाम की समस्या से सैलानियों को 2-4 होना पड़ा। वहीं खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें 4 धाम यात्रा से पहले नए ट्रैफिक प्लान की रूपरेखा तैयार की गई। अब 4 धाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में 1 वे ट्रैफिक प्लान लागू होगा, जिसमें दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को ऋषिकेश आने के लिए नेपाली फार्म हाउस होते हुए भनियावाला का रास्ता तय करना पड़ेगा, ताकि जाम की समस्या न बने। जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के उत्तराखंड नंबर की बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा। श्यामपुर होके नहीं आएंगे, भानियावाला होके आएंगे। ठीक है। इसी तरह वीकेंड्स पे जितना लोकता ट्रैफिक है वो गरुड़ चट्टी से बाई उधर से जाएगा, हिल रोड से। ठीक है। और तीसरा इसी में क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 वे वीकेंड पे लगेगा, बैराज से ऊपर वाहनों को नहीं जाने देंगे।
उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने जा रही हैं। इसके लिए यात्रा मार्ग पर 50 हेल्थ एटीएम लगने की शुरुआत हो गई है। यात्रा मार्ग पर जहां कहीं भी यात्रियों के ठहरने की जगह होगी, वहां हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। इसमें 70 तरह की जांच हो पाएगी। वहीं मरीज की हालत गंभीर होने की दशा में इस हेल्थ एटीएम से अपने आप नजदीकी अस्पताल को सूचना पहुंच जाएगी। इससे मरीज को तत्काल ही मदद मिल पाएगी। पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है और नीचे जहां पे यात्रा शुरू होगी, जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं, वहां पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 इयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें। 3 दिन की छुट्टियों में पर्यटकों का हुजूम जिस तरीके से मसूरी, नैनीताल, बागेश्वर और औली में उमड़ा, उससे अब चारधाम यात्रा में होटल मालिकों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड में इस पर्यटन सीजन होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। मसूरी, नैनीताल, औली में ज्यादातर होटल की 2 महीने तक की बुकिंग फुल है। इस वीकेंड पर उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का लोगों ने रुख किया। होटल से लेकर होम स्टे पैक रहे। ऐसे में 2 हफ्ते बाद शुरू हो रही चारधाम यात्रा के दौरान भी अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। पूरी की पूरी उम्मीद है हम लोगों को, जो इसी के सारे हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद 2 महीने में काम हम लोगों का अच्छा हो जाए और फिर जाके कुछ रूटीन में आए। नहीं तो अभी तक तो 5 महीने से 6 महीने से जेब से ही पेमेंट जा रहा था सारा का सारा। चारधाम यात्रा के दौरान होटल और होम स्टे संचालक लूट ना करें, इस पर भी सरकार ने नजर रखने की बात कही है। वहीं अकेले GMBN की ही 8 करोड़ 84 लाख से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। GMBN और KMBN को भी अपने होटल दुरुस्त करने को कहा गया है। मंत्री भी मानते हैं कि मौसम का साथ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो पूरा हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस समय मौसम भी साथ दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के आशीर्वाद से यात्रा हमारी सुसंपन्न होगी। वीकेंड हो या चारधाम यात्रा, उत्तराखंड लोगों की पसंद बनता जा रहा है और इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगा यमुना घाटी होटल एसोसिएशन ने यात्रा में सीमित संख्या का एक बार फिर से विरोध किया और होटल से जुड़े लोगों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया। होटल कारोबार से जुड़े लोगों का यह कहना है कि चारधाम यात्रा में सीमित यात्रियों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता से कारोबार में 50 से 55% तक की कमी आई है। आक्रोशित होटल कारोबारियों ने सरकार को ज्ञापन भेजा है। आदमी केवल 1 दिन में चलेगा। जब 5,500 आदमी यमुनोत्री जब चलेगा तो उसको आगे बुकिंग कैसे मिलेगी? 5,500 के बाद जो 1 नंबर होगा, 5,500 के बाद 5501 जो नंबर होगा, उसको बुकिंग नहीं आगे की मिल रही है। तो हमारे 30% सिर्फ होटल की बुकिंग आज के डेट में हुई है। उत्तरकाशी की बात करें और केदारनाथ की अगर बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, तो वहां भी यही स्थिति है। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक को दर्शाती मानसखंड झांकी का काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। झांकी को स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में मानसखंड झांकी को देश में प्रथम स्थान मिला, जिसके बाद राज्य की पुष्करधामी सरकार मानसखंड झांकी को राज्य में घुमा रही है। और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे, इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा MP चौक है, वहां से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर 1 पे आई है और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।